तो हेलो एवरीवन। जीसीसी गुरुकुल पे आपका अगेन वेलकम है। तो आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड परीक्षा योद्धा बुक का ये दूसरा वीडियो लेक्चर है। इससे पहले ऑलरेडी आप लोग को एक लेक्चर झारखंड का जो परिचय है वो प्रोवाइड करा दिया गया है। यदि आपने उस वीडियोस को नहीं देखा होगा तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन पे विजिट कीजिए। देन आफ्टर वहाँ से आप इस वीडियोस को विजिट कर सकते हैं वहाँ पे। और यदि बात करें इसके पीडीएफ की, यदि आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं देन आप इस दिए गए स्क्रीन जो 9142387021 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग क्या देखने वाले हैं। तो जो सबसे पहले हम लोग छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। इसी प्रकार आप लोगों को सभी का झारखंड भूगोल हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया, राज्य व्यवस्था यानी कि कंप्लीट परीक्षा योद्धा झारखंड बुक का आप लोग को इस प्रकार लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। सो जो भी कैंडिडेट इस चैनल पर नए हैं तो आप लोगों से बस एक ही आग्रह है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों का ही जो सब्सक्राइब कीजिएगा वही मेरे लिए मोटिवेशन है। जिस प्रकार आप लोग का रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा देन आफ्टर बैक टू बैक वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे। तो पहले वीडियोस को आप लोग देखिए, समथिंग वहाँ पे 1000 के समथिंग कैंडिडेट उस वीडियोस को शो कर चुके हैं। तो चलिए आज के हम लोग 4-5 टॉपिक कवर करने वाले हैं विथ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं शिक्षा, जो प्रशिक्षण है झारखंड का शिक्षा, वहाँ पे देखने वाले हैं। जो पहला प्रश्न है, झारखंड में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं झारखंड में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। झारखंड में केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो वह हमारा एक ही केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो कि रांची में स्थित है। झारखंड में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थित है। एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं झारखंड में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। झारखंड का केंद्रीय विश्वविद्यालय बॉम्बे रांची में स्थित है। इसकी स्थापना, एक्सप्लेनेशन आप लोग स्थापना कई बार पूछा जाता है। केंद्रीय विश्वविद्यालय का स्थापना 2009 ईस्वी में भारत की संसद के द्वारा पारित केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम भी 2009 था। और जब इसका उद्घाटन किया गया स्थापना उस समय भी 2009 ईस्वी। इसके प्रथम कुलपति कौन थे? डारलैंडो कथिंग। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट ईस्वी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड राज्य में डीम टू बी विश्वविद्यालय सहित कितने विश्वविद्यालय हैं। डीम टू सहित कितने विश्वविद्यालय की संख्या बात करती है, वो तो उस समय, ये प्रश्न 2006 देखा जा रहा है तो उस समय कुछ संख्या और थी। और ये बात करते हैं दिन प्रतिदिन, ये वर्षों में इसकी संख्या बढ़ते रहती है। तो वर्तमान समय में 2022-23 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार डीम्ड यूनिवर्सिटी मिलाकर के कुल विश्वविद्यालय की संख्या बात करते हैं तो 36 विश्वविद्यालय हैं। और झारखंड में बात करते हैं तो झारखंड में एक डीम टू विश्वविद्यालय है। और इस प्रकार कुल विश्वविद्यालयों की संख्या बात करते हैं कितनी, 36। ये रिसेंट करेंट का डाटा है। 36 विश्वविद्यालय हैं जिनमें 12 विश्वविद्यालय हैं राज्य के सार्वजनिक विश्वविद्यालय हैं तथा 16 निजी विश्वविद्यालय हैं, जबकि 5 संस्थान हैं। और केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या 1 है, राज्य खुला विश्वविद्यालय की संख्या 1 है, डीम्ड विश्वविद्यालय की संख्या 1 है। इस प्रकार टोटल विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है, 36। टोटल विश्वविद्यालय की संख्या 36। जो पहला लेक्चर है वहाँ पे चलिए हम लोग डाटा फैक्ट एक थोड़ा सा याद कर लेते हैं। 3345, आई होप आप लोग को ये मैं क्या बता रहा हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। 3345, 210, 264, 18, 24, 4, 5। और झारखंड राज्य का गठन बिरसा मुंडा के कितनी जन्म तिथि के अवसर पर किया गया था, तो 125वीं जन्म तिथि के अवसर पर। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में कितने डीम्ड विश्वविद्यालय छोड़कर विश्वविद्यालय हैं। डीम्ड विश्वविद्यालय को छोड़कर यदि हम लोग बात करते हैं वर्तमान में, तो वर्तमान में झारखंड में 12 सार्वजनिक विश्वविद्यालय हैं डीम्ड को छोड़ करके। तो हम लोग को ये करेंट डाटा याद रखना है। ये चूँकि 2009 के टीजीटी एग्जामिनेशन में पूछा गया तो उस समय डाटा कुछ और था, तो हम लोगों को वो डाटा नहीं याद करना, हम लोग को अभी करेंट का डाटा याद करना है। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी छोड़ करके यदि पूछेगा तो उसकी संख्या कितनी है, 12। और इसको लेकर के पूछेगा संख्या कितनी है, कुल 36। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय एक डीम्ड विश्वविद्यालय है। इनमें से कौन सा एक विश्वविद्यालय जो कि डीम्ड विश्वविद्यालय है, तो वह कौन सा है, बीआईटी मेसरा। बीआईटी
मेसरा बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बीआईटी मेसरा झारखंड का एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। बीआईटी मेसरा बीआईटी जो बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये एक प्रकार का डीम्ड विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना बात करते 1955 ईस्वी में कब किया गया था? 1955 ईस्वी में। किसके द्वारा? एक प्रसिद्ध उद्योगपति थे ब्रिज मोहन बिरला, ये नाम रखिएगा, ब्रिज मोहन बिरला के द्वारा बिरसा यूनिवर्सिटी जो है बीआईटी मेसरा, उसका स्थापना 1955 ईस्वी में कहाँ पे किया गया था? तो रांची के मेसरा में किया गया था। भारत का प्रथम यह संस्थान है जिसे 1972 ईस्वी में स्वायत्ता संस्था द्वारा दर्जा प्राप्त किया गया था तथा वर्ष 1986 में इसे डीम्ड घोषित किया गया। डीम्ड कब घोषित किया गया था? 1986 ईस्वी में। और स्थापना कब की गई थी? तो स्थापना इसका 1955 में ही किया गया था। और डीम्ड घोषित कब किया गया था? 1986 ईस्वी में। ईस्वी याद रखिएगा, 1986 ईस्वी में। यह देश का प्रथम तकनीकी संस्था है, देश का प्रथम तकनीकी संस्थान भी है जिसने अपना सेंटर विदेश में स्थापित किया है। इसके द्वारा 2000 में बहरीन में अपना सेंटर स्थापित किया है। ये बाहर में भी सेंटर स्थापित किया है। कब? 2000 ईस्वी में। कहाँ पे? बहरीन में। और 1955 की बात करते हैं तो मसांजोर डैम, कनाडा बांध जो कनाडा देश के सहयोग से दुमका में स्थापित किया गया है मैराची नदी पर, तो वो भी 1955 में ही कनाडा डैम का निर्माण किया गया था। और रांची जिले का गठन 1899 ईस्वी में, दुमका जिले का गठन 1855 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, बिरला तकनीकी संस्थान झारखंड के किस शहर में स्थित है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ये किस शहर में है? ब्राह्मणे, रांची में। स्थापना 1955 में, 1986 में डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित किया गया और 2000 ईस्वी में इसका सेंटर बनाया गया। कहाँ पे? बहरीन में। ये कुछ डाटा फैक्चुअल ईस्वी याद कर लेने हैं। बिरला तकनीकी संस्थान, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची के मेसरा में स्थित है। यह भारत का पहला संस्थान है जिसने 1964 में स्पेस इंजीनियरिंग एंड रॉकेट डिपार्टमेंट की स्थापना कर इसकी पढ़ाई शुरू करवाई थी। साथ ही अपने कैंपस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटरफेरेंस पार्क की स्थापना करने वाला ये देश का पहला संस्थान है। उतना डिटेल नहीं याद कर लेना है, बस कुछ हम लोग को डाटा फैक्चुअल याद कर लेने हैं। ये आप लोग को इन्फॉर्मेशन के तौर पर इतनी तो जानकारी आप लोग को सिर्फ एक बार रीड कर लेना है मोटा मोटी। इनमें से कौन सा झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय है? इनमें से कौन सा झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय है? तो कौन सा है? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, जो कि झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। और इसकी स्थापना यदि हम लोग बात करते हैं तो 1981 ईस्वी में झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना जून 1981 मंथ याद रख लीजिएगा और ईयर जून 1981 भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। श्रीमती इंदिरा द्वारा के औपचारिक उद्घाटन के बाद की गई थी। उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। कब? ईस्वी 1981 ईस्वी। और 1981 ईस्वी में बात करते हैं जो हमारा देवघर जिला है, देवघर जिला, उसका भी स्थापना 1981 ईस्वी में किया गया था। तो 2400 जिला का स्थापना ईयर याद कर लीजिएगा, बिकॉज प्रीवियस जो झारखंड का एग्ज़ाम दरोगा का हुआ था उसमें हर शिफ्ट में एक ईस्वी से पूछा गया था इस जिले का गठन कब, किस जिले का गठन कब। तो रांची जिले का गठन 1899, दुमका जिले का गठन 1855 और देवघर जिले का गठन 1981। मैं आप लोगों को वीडियोस में ही सभी के स्थापना ईयर भी बताते चलूँगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कांके में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में निम्न संकाय उपलब्ध है? सही उत्तर को छांटना है। कांके जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है तो ये कृषि, पशु चिकित्सा और वानिकी के लिए है। कांके रांची स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में 3 संख्या है। 3 संख्या कौन कौन से? कृषि, पशु और चिकित्सा। कृषि, पशु चिकित्सा और पशुपालन। कृषि, पशु चिकित्सा विज्ञान और पशु एवं वानिकी, ये तो 3 वानिकी है वहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, सही उत्तर को चिन्हित करें। फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज संबंध है। फूलो झानो मेडिकल कॉलेज, फूलो झानो मेडिकल कॉलेज ये हमारा बात करते हैं तो इसका सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, तो इसका संबंध किससे है? सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय। नाम सुने होंगे, संथाल
जो संथाल आंदोलन हुआ है, संथाली आंदोलन, तो उसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता यही थे, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो और झानो। ये जो 6-7 भाई बहन थी, इन्हीं के द्वारा संथाल आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। संथाल विद्रोह 1783 से 1785 के बीच में हुआ। तो इन्हीं भाई बहनों के नेतृत्व किया गया था इस आंदोलन का। फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज दुमका में स्थित है। और ये फूलो झानो मेडिकल कॉलेज कहाँ पे स्थित है? ये हम लोग का दुमका में स्थित है। इसकी स्थापना 2019 में की गई थी। फूलो झानो नामक जो विश्वविद्यालय है, मेडिकल कॉलेज, इसकी स्थापना 2019 में की गई थी। और प्रारंभ में इसे दुमका मेडिकल कॉलेज, प्रारंभ में क्या नाम दिया गया था? दुमका मेडिकल कॉलेज, जिसे 2020 में इसका नाम बदलकर संथाल विद्रोह की नायिका रही दो बहनें फूलो झानो के नाम पर कर दिया गया। और इसका संबंध सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका से यह संबंध रखता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्व में तालिका। पूर्व में तिलका मांझी विश्वविद्यालय का हिस्सा क्या था? पूर्व में तिलका मांझी का जो विश्वविद्यालय है उसका हिस्सा क्या था? तो इसका ऑप्शन हो जाता है सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय। तिलका मांझी था, उसका जो हिस्सा था वो सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय का हिस्सा था। यहाँ पे व्याख्या में एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं, सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय की स्थापना। सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय की स्थापना 1992 ईस्वी में को तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर से अलग करके बनाया गया था। सिद्धू मुर्मू जो विश्वविद्यालय है, तो इस विश्वविद्यालय को तिलका मांझी विश्वविद्यालय से भागलपुर से अलग करके 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। इस विश्वविद्यालय की स्थापना संथाल विद्रोह के नायक सिद्धू कान्हू मुर्मू के नाम पर रखा गया था। संथाल विद्रोह के ये नायक थे। ईस्वी याद रखिएगा, 1783-85 की घटना है संथाल विद्रोह। पूर्व में पहले इसे सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, किंतु 2003 में इसका नाम बदल करके सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय कर दिया गया। पहले तो सिर्फ 2 भाई का था, सिद्धू और कान्हू, बट इसको 2003 में नाम बदल करके सिद्धू कान्हू और इसमें मुर्मू को इंक्लूड कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंदरी में बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का नाम बदल दिया गया है। सिंदरी में जो स्थित है बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो इसका नाम क्या रख दिया गया? इसका नाम रख दिया गया बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। व्याख्या देखिएगा, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पे स्थित है? ये सिंदरी धनबाद में यह स्थित है। स्थापना कब किया गया था? 1949 ईस्वी में। तो प्रारंभ में इसका नाम बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, चूँकि झारखंड पहले बिहार का ही भूभाग था, तो पहले इसका नाम बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था, जिसका नाम बदल करके अब कर दिया गया है बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वर्तमान में यह झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय रांची से यह संबंध रखता है। झारखंड की सबसे पुरानी संस्था में से एक, जिसे वर्तमान में राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कहा जाता है, मूल रूप से कब स्थापित किया गया था? तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1954 ईस्वी में। स्थापना कब की गई थी? 1954 ईस्वी में। इसका व्याख्या देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, SIRD रांची स्थित झारखंड के ग्रामीण विकास एवं प्रशिक्षण में अग्रणी भूमिका निभाने वाली एक संस्थान है। इसकी स्थापना अविभाजित बिहार में वर्ष 1954 में की गई थी। कब? 1954 में। वर्ष 1958 में इसका नाम ओरिएंटेशन ट्रेनिंग सेंटर तथा बाद में ओरिएंटेशन एंड स्टडी सेंटर कर दिया गया। 1967 में केंद्र सरकार ने यह संस्थान बिहार सरकार को सौंप दिया। इसका नाम कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड पंचायती राज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रखा गया। 1984 में फाइनली इसका नाम बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट कर दिया गया। झारखंड गठन के बाद 2002 में इसका नाम राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कर दिया गया है। तो वर्तमान में इसका नाम क्या जी है? राज्य ग्रामीण विकास संस्थान। कब किया गया? 2002 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस गवर्नर जनरल ने इंडियन
स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना की है? भारत के किस गवर्नर ने इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना की है? तो इसकी स्थापना यदि हम लोग बात करते हैं तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? इसकी स्थापना की गई है लॉर्ड इरविन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड इरविन के द्वारा। नाउ नेक्स्ट प्रश्न है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद की स्थापना भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना मैकफर्सन समिति की अनुशंसा पर रॉयल स्कूल ऑफ माइंस इंग्लैंड एंड माइनिंग कॉलेज ऑफ जापान के तर्ज पर। किसके तर्ज पर? जापान में एक माइनिंग कॉलेज है, उसी के तर्ज पर इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद की स्थापना की गई। इसकी भी स्थापना 1955 ईस्वी में ही की गई है, ये आप लोग याद रखिएगा। सॉरी, इसकी जो स्थापना है वो आप लोग का 1926 ईस्वी में ही की गई है। कब? 1926 ईस्वी में। XISS का स्थापना 1955 ईस्वी में किया गया है। झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ स्थित है? तो ये इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ पे स्थित है? धनबाद में। और इसकी स्थापना बात करते हैं 1926 ईस्वी में, दिसंबर 1926 ईस्वी में किया गया। कब? दिसंबर 1926 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय खान संस्थान झारखंड में कहाँ स्थित है? भारतीय खान संस्थान झारखंड में कहाँ अवस्थित है? तो ये कहाँ पे अवस्थित है? ये धनबाद में अवस्थित है। भारतीय खान संस्थान धनबाद में अवस्थित है। भारतीय खनिज विद्यापीठ, भारतीय खनिज विद्यापीठ धनबाद कब अस्तित्व में आया? तो ये कब अस्तित्व में आया था? तो इसीलिए मैं आप लोग को कहता हूँ, आप लोग मंथ के साथ साथ आप लोग ईस्वी भी याद करते जाइए। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार डाटा दिया गया है कि आप याद रखते हुए भी इस डाटा को सही नहीं कर सकते, बिकॉज ईयर तो सेम दिया ही हुआ है, साथ ही साथ मंथ भी सेम दिया गया था। इसमें डेट का अंतर है। कब किया गया था? 9 दिसंबर 1926 ईस्वी को। 9 दिसंबर 1926 ईस्वी भारत खनिज विद्यापीठ धनबाद ये अस्तित्व में आया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय खनिज विद्यापीठ वर्ष खाली स्थान में आया था। तो ये कब आया था? 1926 ईस्वी में। डेट 9 दिसंबर 1926 ईस्वी। नाउ नेक्स्ट प्रश्न है, इंडियन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना हुई थी। तो इंडियन स्कूल ऑफ ये जो टेक्नोलॉजी है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1926 ईस्वी, 9 दिसंबर 1926 ईस्वी। झारखंड में कुल विश्वविद्यालय की संख्या 36 और डीम्ड 12, डीम्ड को छोड़ करके 12। इसका व्याख्या देखिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना 1926 ईस्वी में धनबाद में हुई थी। 1967 ईस्वी में इसे यूजीसी द्वारा डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया था। 2017 में इसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का दर्जा प्राप्त किया गया है। कब? 2017 ईस्वी में। नाउ नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कॉलेजों में से कौन सा जमशेदपुर में स्थित है? इनमें से कौन सा जमशेदपुर में स्थित है? MGM मेडिकल कॉलेज, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज, ये आप लोग का जमशेदपुर में अवस्थित है। कौन सा? महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज। महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल जमशेदपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में की गई थी। 14 नवंबर 1961 ईस्वी में की गई थी, जिसे बिहार सरकार द्वारा 1979 में अधिग्रहित कर लिया गया था। यह कोल्हान विश्वविद्यालय के संबंध में है। ये अभी कोल्हान विश्वविद्यालय के संबंध में। नाउ नेक्स्ट प्रश्न है, रांची विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस विश्वविद्यालय के अलग करके हुई थी? तो ये जो रांची विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना जो कि वह बिहार विश्वविद्यालय को अलग करके की गई थी। कब? तो रांची विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 ईस्वी में, 1960 ईस्वी को तत्काल बिहार विश्वविद्यालय से अलग कर किया गया था। यह झारखंड का प्रथम विश्वविद्यालय है, यह झारखंड का प्रथम विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 1960 ईस्वी में बिहार विश्वविद्यालय से अलग करके बनाया गया था। रांची विश्वविद्यालय को विभाजित कर 1992 में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग, 2009 में नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय मेदिनीनगर और 2009 में ही कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा तथा
2019 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रांची का गठन किया गया। 1981 ईस्वी में जो झारखंड का पहला कृषि है, उस कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1981 ईस्वी में, और देवघर जिले का भी स्थापना 1981 ईस्वी में ही किया गया है। लड़कियों का स्नातकोत्तर तक की निःशुल्क शिक्षा के लिए झारखंड सरकार ने निर्णय लिया। तो ये निर्णय कब लिया गया था? मई 2005 ईस्वी में। कब? 21 मई 2005 ईस्वी में इस प्रकार का निर्णय लिया गया। व्याख्या हम लोग देखते हैं। 21 मई 2005 को झारखंड सरकार द्वारा ऐतिहासिक कदम उठाते हुए राज्य की लड़कियों की स्नातक तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की घोषणा की गई थी। नाउ नेक्स्ट प्रश्न है XLRI। XLRI को निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया? तो XLRI को स्थापित कब किया गया था? 1949 ईस्वी में। एक्सप्लेनेशन हम लोग यहाँ डिस्कशन करते हैं। तो XLRI जिसका पूर्ण रूप हो जाता है जेवियर लेबर रिलायंस इंस्टीट्यूट। जेवियर लेबर रिलायंस इंस्टीट्यूट, जिसे वर्तमान में जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट का जो स्थापना 1949 ईस्वी में भारत के सबसे पुराने बिजनेस स्कूल के रूप में जमशेदपुर में की गई थी। ये जो जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है, ये कहाँ पे है? ये जमशेदपुर में। स्थापना कब किया गया? 1949 ईस्वी में। 1949 ईस्वी में किया गया। और बात करते हैं महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज। तो ये महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज ये भी हम लोग का जमशेदपुर में ही स्थित है। महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर में, स्थापना 1961 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है XLXI, इसका शब्द हम लोग देख लेते हैं। XLRI वही है XLRI। ये किस शहर में स्थित है? तो ये किस शहर में स्थित है? ये जमशेदपुर शहर में स्थित है। स्थापना कब की गई? 1949 ईस्वी में। XLRI देखिए, उसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न पूछ लिया गया है। XLRI जमशेदपुर की स्थापना की थी सोसाइटी ऑफ जीसस के द्वारा। इसकी जो स्थापना की गई है वो सोसाइटी ऑफ JSS के द्वारा ये स्थापना 1949 ईस्वी में की गई है। देखिए एक्सप्लेनेशन। XLRI की स्थापना जमशेदपुर में फादर क्वीन एनराइट के प्रयास तथा सोसाइटी ऑफ जीसस के सहयोग से की गई थी। सोसाइटी ऑफ जीसस द्वारा संचालित एक निजी बिजनेस स्कूल है। 2020 में इस सोसाइटी द्वारा दिल्ली के इज्जर में एक नया कैंपस शुरू किया है। कब? 2020 में। कहाँ? दिल्ली के इज्जर में। नेक्स्ट प्रश्न है जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस। जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस XISS निम्नलिखित शहर में किस शहर में स्थित है? तो ये किस शहर में स्थित है? ये रांची शहर में स्थित है। और इसी का जो ईस्वी मैंने बताया था कुछ देर पहले कि XISS इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में की गई है। कनाडा बांध भी 1955 ईस्वी में। व्याख्या देख सकते हैं। जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस XISS रांची में अवस्थित है, जिसकी स्थापना 1955 ईस्वी में की गई है। जिसकी स्थापना 1955 ईस्वी में जेवियर कॉलेज के विस्तार के रूप में की गई थी। 1973 में इसे अलग संस्था के रूप में पंजीकृत किया गया है। इसे स्थापित करने का श्रेय माइकल विडे को जाता है। स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? माइकल विडे को इसका स्थापित करने का श्रेय जाता है। XISS की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में की गई थी। कब? 1955 ईस्वी में की गई थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स को पहले खाली स्थान के नाम से जाना जाता था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स के इसे पहले किस नाम से जाना जाता था? तो केंद्रीय लेख अनुसंधान संस्थान के नाम से इसे सबसे पहले जाना जाता था। और अभी रिसेंट में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स के रूप में जाना जाता है। व्याख्या देख सकते हैं। भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान, जिसकी स्थापना 1924 ईस्वी में। कब? 1924 ईस्वी में। याद रखिएगा डेट कि इंडियन स्कूल ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स, हिंदी में भारतीय प्राकृतिक रोल एंड
गोंद संस्थान, रोल एवं गोंद संस्थान, स्थापना 1924 ईस्वी में स्थापित, नामकुम रांची में इसकी स्थापित की गई है। पूर्व में केंद्रीय लैक अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता था। 2022 में इस संस्थान का नाम बदल करके राष्ट्रीय द्वितीय कृषि संस्थान कर दिया गया है। ये आप लोग का वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है और ये प्रश्न आप लोग चाहे एक्साइज कांस्टेबल सीजीएल हो या जितने भी वैकेंसी है जेसीसी के, ये प्रश्न आप लोग को वहाँ पे देखने को मिल ही जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग या जो भी आप लोग के पास नोटबुक होंगे उस नोटबुक में इस चीज़ को मेंशन कर लीजिए कि 2022 में इस संस्थान का नाम बदल करके राष्ट्रीय द्वितीय कृषि संस्थान इस प्रकार पहला कृषि संस्थान तो वो रांची में स्थापित, स्थापना उसकी बात करते हैं कब स्थापित किया गया था 1981 ईस्वी में। देवघर जिले का भी गठन 1981 ईस्वी में। और भारतीय प्राकृतिक रोल एवं गोंद संस्थान, इसका नया नाम राष्ट्रीय द्वितीय कृषि संस्थान कर दिया गया है कब 2022 ईस्वी में। ये याद रखिएगा। भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान स्थित है, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये नामकुम रांची में स्थित है। नामकुम रांची में। स्थापना 1924, स्थापना वर्ष भी पूछा जा सकता है। स्थापना 1924 ईस्वी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स निम्नलिखित शहर में किस शहर में स्थित है? देखिए वही प्रश्न रिपीट हो गया, तो इसमें इस बार शहर पूछ दिया है रांची शहर में। स्थापना 1924 में, नया नाम 2022 में चेंज किया गया है राष्ट्रीय द्वितीय कृषि संस्थान। खाली स्थान माध्यमिक शिक्षा और मदरसा शिक्षा के प्रबंधन के लिए स्थापित किया गया था। झारखंड शैक्षणिक परिषद, क्या चीज़? झारखंड शैक्षणिक परिषद। इसका एक्सप्लेनेशन यदि बात करते हैं तो झारखंड शैक्षणिक परिषद की स्थापना माध्यमिक शिक्षा और मदरसा शिक्षा के प्रबंधन के लिए किया गया था। झारखंड शैक्षणिक परिषद अधिनियम, ये कब का अधिनियम है? 2002 को। 26 फरवरी 2003 को झारखंड राज्य विधान मंडल द्वारा अपनाया गया था और 26 फरवरी 2003 को राज्य के राज्यपाल द्वारा अनुमति प्रदान कर दी गई है। मार्च 2003 को इसे अधिसूचित किया गया था। यह प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का नियंत्रण करता है। नाउ नेक्स्ट प्रश्न है, किस स्तर पर झारखंड में सकल नामांकन अनुपात GER काफ़ी कम है? तो वरिष्ठ माध्यमिक आधार के पर ये काफ़ी कम है। इसकी व्याख्या यदि हम लोग बात करते हैं तो इसकी व्याख्या यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। इसका व्याख्या है वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर, क्या चीज? वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर झारखंड में सकल नामांकन अनुपात GER काफ़ी कम है। GER काफ़ी कम है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2020-21, ये हाल ही का रिपोर्ट है 2020-21। रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में 1 लाख की आबादी 18 से 23 वर्ष के बीच पर कॉलेजों की संख्या बढ़ी है, लेकिन यहाँ उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात घट गई है। तो ये कुछ यहाँ पे डाटा है, ये तो हम लोग को उतना नहीं है, बट कुछ यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सकल नामांकन अनुपात शिक्षा क्षेत्र में उपयोग किया जाने वाला एक सांख्यिकी उपाय है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान स्थित है, ये कहाँ पे अवस्थित है? तो ये अवस्थित है धनबाद में। देखिए कितने एग्जामिनेशन में ये पूछा गया है। जो इसकी व्याख्या देखते हैं, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1986 ईस्वी में की गई थी, जबकि केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1956 ईस्वी में की गई थी। दोनों में अंतर है, तो दोनों में अंतर देखिए। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1986 ईस्वी में की गई, जबकि केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1956 ईस्वी में की गई थी। दोनों में अंतर है, ध्यान से देखिएगा। एक का स्थापना 1986 में, तो एक खनन का स्थापना 10 वर्ष के बाद 1956 ईस्वी में की गई थी। तो 2007 में उपयुक्त दोनों संस्थानों को मिलाकर इनका नाम केंद्रीय खनन एंड ईंधन अनुसंधान संस्थान कर दिया गया। ये धनबाद में अवस्थित है।
ये भी डाटा आप लोगों से ये इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा आप लोग एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, कि पहले ईंधन, पहले ई उसके बाद फिर खा, आ अमेकार आ का खा, इस प्रकार हम लोग देखना है। तो सबसे पहले ई आता है, सबसे पहले हर्षय ई, ईंधन, ईंधन का स्थापना 1986 ईस्वी में। देन आफ्टर खा, खनन, खनन का स्थापना 1956 ईस्वी में। और 2007 ईस्वी में दोनों का पेचअप करा दिया गया। तो 2007 ईस्वी में दोनों को मिला करके खनन एंड केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान कर दिया गया। और ये अभी अवस्थित कहाँ पे है? तो ये हमारा धनबाद जिला में अवस्थित है। धनबाद जिला में अवस्थित है, जिसकी स्थापना बात करते हैं 1956 ईस्वी में। धनबाद जिले का गठन 1956 ईस्वी में। रांची जिले का गठन 1899 ईस्वी में। देवघर जिले का गठन 1981 ईस्वी में। पहला कृषि विश्वविद्यालय 1981 ईस्वी में रांची में, उसका स्थापना भी 1981 ईस्वी में। और बात करते ये राष्ट्रीय द्वितीय कृषि संस्थान, इसका जो गोंद एवं राल है उसका नाम 2022 में चेंज कर दिया गया, ये याद रखिएगा। और रांची जिले का तो 1899 ईस्वी हो ही गया। दुमका का गठन कब हुआ था? दुमका का गठन 1855 ईस्वी में। और 1955 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1955 ईस्वी में कनाडा बांध मसांजोर का निर्माण हुआ। प्रश्न देखिएगा, केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान, केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान जो प्रमुख शोध संस्थानों में से एक है, की स्थापना 1945 में किस स्थान पर हुई थी? तो किस स्थान पर हुई थी? धनबाद पे इसका हुआ था। 1-2 वर्ष आप लोग को इधर उधर देखा जा सकता है, बट आप लोग को वही टिक लगाना है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। ईंधन पहले ई, तो 1946 में ईंधन का, और खनन का, तो खनन का 1956 में। दोनों को मिला के दिया गया किस वर्ष? 2007 ईस्वी में। पूर्ण रूप से केंद्रीय खनन एवं ईंधन संस्थान नाम रख दिया गया। धनबाद में अवस्थित है, याद रखिएगा। लघु स्तरीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना, लघु स्तरीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना खाली स्थान में की गई है, तो इसकी स्थापना सिंदरी में की गई है। लघु स्तरीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना सिंदरी कहाँ पे पड़ता है? ये हमारा धनबाद में पड़ता है, तो धनबाद में किया गया है। झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, झारखंड अंतरिक्ष JSAC, झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र रांची की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना किस वर्ष की गई है? 2003 ईस्वी में। अंतरिक्ष अनुप्रयोग, अंतरिक्ष को लेकर के केंद्र बनाया गया कब? 2003 ईस्वी में। कब? 2003 ईस्वी में। व्याख्या देखिएगा, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र JSAC की स्थापना 2003 ईस्वी में रांची में की गई थी। यह कृषि पर्यावरण संरक्षण, वानिकी, भू विज्ञान, वाटरशेड, खान और खनिज। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो अगला है आप लोग का खनिज, उद्योग, परिवहन, मिट्टी और अन्य प्राकृतिक संसाधनों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में मूल्य वर्धित सेवाएं और निर्णय समर्थन देने वाला एक अग्रणी संगठन है। ये इसका संपूर्ण व्याख्या हो गया। JSAC मेनली उसका स्थापना ईयर याद रखिएगा, तो ये 2003 ईस्वी में अवस्थित कहाँ पे है? रांची में। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विश्वविद्यालय में अवस्थित है। परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय ये कहाँ पे अवस्थित है? तो ये पूर्वी सिंहभूम में अवस्थित है। परमाणु ऊर्जा ये पूर्वी सिंहभूम में अवस्थित है। पूर्वी सिंहभूम हो गया या फिर पश्चिमी सिंहभूम हो गया, दोनों सिंहभूम का गठन कब किया गया था? स्थापना 1990 ईस्वी में। पूर्वी सिंहभूम हो चाहे पश्चिमी सिंहभूम हो, दोनों सिंहभूम का गठन स्थापना 1990 ईस्वी में। 1990 ईस्वी में याद रखिएगा, 1990 ईस्वी में पूर्वी सिंहभूम का भी और इधर पश्चिमी सिंहभूम का भी। ईयर डेट बात करते थे शायद 26 जनवरी डेट था जहाँ तक मुझे याद है, लेकिन वर्ष तो 1990 दोनों का ही है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसका हम लोग व्याख्या थोड़ा देख लेते हैं। परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय तुरामडी जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में अवस्थित है। इसकी स्थापना 2006 ईस्वी में। जो परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय है इसकी स्थापना 2006 ईस्वी में, और जो JSAC है उसकी स्थापना 2003 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, और यहीं यूरेनियम बात करते हैं, तुरामडी, नरवा पहाड़ और एक क्या हो जाता है? जादूगोड़ा, तुरामडी, नरवा पहाड़, ये
पूर्वी सिंहभूम में ये यूरेनियम के लिए काफ़ी प्रचलित स्थान है। झारखंड निवेश केंद्र, झारखंड निवेश केंद्र में अवस्थित है। तो झारखंड निवेश केंद्र ये कहाँ पे अवस्थित है? ये नई दिल्ली में अवस्थित है। नाउ नेक्स्ट प्रश्न है, गार्डन रीच शिपयार्ड्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र अवस्थित है। तो ये कहाँ पे अवस्थित है? ये हम लोग का रांची में अवस्थित है। इसका व्याख्या यदि हम लोग देखने को, गार्डन रीच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र रांची में स्थित है। यह डीजल इंजन संयंत्र लाइसेंस प्राप्त इंजन का उत्पादन करता है। यहाँ MTU 396, 4000 और 538 श्रृंखला इंजनों की प्रशिक्षण संयोजन ओवरहॉलिंग जाती है। मई 2016 से इस संयंत्र में पोर्टेबल स्टील पुलों की निर्माण की गई है। तो ये हम लोग उतना ही डिटेल नहीं देखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान संस्थान केंद्र अवस्थित है। आश्रित चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे अवस्थित है? तो ये हमारा हजारीबाग में अवस्थित है। कहाँ पे? हजारीबाग में अवस्थित है। हजारीबाग जिले का गठन 1834 ईस्वी, जो कि बात करते हैं हम लोग, सबसे ये झारखंड का पुराना है 1834। कुछ बुक में 33 दिया हुआ है, तो दोनों डेट याद रखिएगा। जो ऑप्शन देखने को मिले आप लोगों को और पहले जो ऑप्शन देखने को मिले उसी को प्रायोरिटी देना है। तो हजारीबाग जिले का गठन 1834 ईस्वी में किया गया। और झारखंड में वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? ये हजारीबाग में ही स्थित है। कहाँ पे? डेमूटांड हजारीबाग में स्थित है। इसकी स्थापना 1980 ईस्वी में, कब? 1980 ईस्वी में, जस्ट एक वर्ष बाद 1981 ईस्वी में कृषि जो विश्वविद्यालय रांची में अवस्थित है उसका स्थापना। देवघर जिले का स्थापना 1981 में। आप लोग बैक टू बैक वीडियोस में बने रहिए। जो जिले हैं डिस्ट्रिक्ट, उनके स्थापना ईयर्स मैं यूं ही चुटकियों में याद करा दूंगा। देवघर जिले का गठन 1981 ईस्वी में, रांची जिले का गठन 1899 में, और बात करते हैं दुमका 1855, और बात करते हैं यदि हम लोग हजारीबाग, तो हजारीबाग का 1834, धनबाद का 1956। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड राज्य में कितने पॉलिटेक्निक एंड खनिज संस्थान हैं? पॉलिटेक्निक एवं खनिज संस्थान, ये तो उस समय डाटा कुछ और था, बट अभी वर्तमान में बात करते हैं, इसकी संख्या 17 है। 17 सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज है वर्तमान में अभी झारखंड में। और कुल विश्वविद्यालय की संख्या डीम्ड यूनिवर्सिटी मिला करके तो उसकी संख्या कितनी है? उसकी संख्या 36 है। और इसको छोड़ करके कितनी है? इसको छोड़ करके 12 है। तो इस प्रकार शिक्षण एवं संस्थान से रिलेटेड जो भी हम लोग प्रश्न देखें वो इस प्रकार अब हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अगला सेक्शन अब हम लोग मूव करते हैं पुरस्कार और सम्मान के तरफ। इस प्रकार आप लोग के 4-5 टॉपिक आज के इस सेशन के माध्यम से कंप्लीट करवाए जाएंगे। आप लोग ये मत सोचिएगा कि पहला झारखंड परिचय से डायरेक्ट हम लोग को 13-14 चैप्टर आ गए हैं। बीच का चैप्टर तो उसके भी वीडियोस आप लोग को प्रोवाइड किए जाएंगे। बीच में थोड़ा लंबा टेक्स्ट चैप्टर है, तो इस वीडियो को बनाने पहले सबसे पहले मुझे रीड करना पड़ता है, तो इस कारण से थोड़ा उन लंबे चैप्टर को बाद में आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें यदि हम लोग बात करते हैं, पहला प्रश्न, MS धोनी को लगातार किस वर्ष ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला था? तो ये पुरस्कार कब मिला है? 2008 और 2009 ईस्वी में। 2008 और 2009 ईस्वी में। व्याख्या देखिएगा, MS धोनी को लगातार 2008-9 में ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका जन्म कहाँ पे हुआ है? इनका जन्म रांची में हुआ है। इससे जुड़ा हुआ कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो इनको सबसे पहले यदि हम लोग बात करते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इन्हें 2008 ईस्वी में सम्मानित किया गया राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी। नेक्स्ट प्रश्न है, महेंद्र सिंह धोनी को किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया? वही देख सकते हैं कब सम्मानित किया गया, 2008 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, MS धोनी को निम्नलिखित पुरस्कारों में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नहीं, अर्जुन पुरस्कार नहीं, तो क्या
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का जन्म भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का जन्म रांची में हुआ। उन्हें निम्न में से किससे विभूषित किया गया है? पद्मश्री, मानद मेजर, मानद कैप्टन की उपाधि या फिर मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि। तो बिल्कुल ये सही आंसर हो जाता है मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि। मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने तीरंदाजी के लिए वर्ष 2007 में द्रोणाचार्य पुरस्कार जीता? कब? 2007 ईस्वी में। तो 2007 ईस्वी में द्रोणाचार्य पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? संजीव कुमार सिंह को। इसका एक्सप्लेनेशन यदि हम लोग देखते हैं तो एक्सप्लेनेशन में क्या कुछ दिया हुआ है। सो झारखंड के तीरंदाजी ये किस खेल से संबंधित रखते हैं? तो ये तीरंदाजी खेल से संबंधित रखते हैं और तीरंदाजी में भी ये प्रशिक्षक है यानी कि कोच का काम करते थे। साथ में द्रोणाचार्य बेसिकली कोच को ही दिया जाता है। इन्हें बिरसा मुंडा पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2013 में झारखंड से द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने जीता था? तो ये पूर्णिमा महतो के द्वारा, और पूर्णिमा महतो भी तीरंदाजी खेल का ही प्रशिक्षक है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2017 में जोबा मुर्मू ने बाल साहित्य पुरस्कार संथाली में लिखे गए निम्न में से किस संलेखन के लिए जीता था? ओलोन बाहा के लिए। किसके लिए? ओलोन बाहा के लिए। इसकी व्याख्या को हम लोग जिक्र करते हैं तो इसकी व्याख्या देख पा रहे होंगे। जमशेदपुर निवासी जोबा मुर्मू कहाँ की निवासी है? तो जोबा मुर्मू ये जमशेदपुर की निवासी है। संथाली पत्रिका, संथाली लेखिका है। 2017 में जोबा मुर्मू को संथाली में लिखी गई उनकी पुस्तक ओलोन बाहा लघु कहानी, ये लघु कहानी के लिए साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध रचना गीतांजलि को संथाली में भी अनुवाद किया है। इस अनुवादित पुस्तक के नाम सेरेंग अंजले है, जो साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसके लिए उन्हें 2016 में R.R. किस्कू रपात अनुवाद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। उन्हें 2012 में रघुनाथ मुर्मू पुरस्कार तथा 2020 में रविन्द्रनाथ टैगोर पुस्तक के सम्मानित किया जा चुका है। वह वर्तमान में झारखंड सरकार के अधीन एक शिक्षिका के पद पर कार्यरत है। नाउ नेक्स्ट प्रश्न है, जोबा मुर्मू एक स्कूल शिक्षिका को उनके निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ओलोन बाहा। बैक टू बैक ये प्रश्न देख सकते हैं, IRB में पूछा गया। देन आफ्टर ये पंचायत सचिव सेक्रेटरी का एग्जामिनेशन में ये प्रश्न पूछा गया। नाउ नेक्स्ट प्रश्न है, रणधीर प्रसाद वर्मा को जो कि एक खिलाड़ी है इसे, और ये झारखंड के अभी तक एकमात्र खिलाड़ी है जिसे किस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। किन्हें? रणधीर वर्मा को। व्याख्या यहाँ पे जिक्र करने तो इसकी व्याख्या देख पा रहे होंगे। रणधीर प्रसाद वर्मा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी थे जिनका 1991 में धनबाद में एक बैंक डकैती को रोकते समय वीर गति को प्राप्त हुए थे। उन्हें वीरता के लिए मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उनके सम्मान में वर्ष 2004 में स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया। नाउ नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड से भारतीय पुलिस अधिकारी का नाम जिसे वरीयता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, रणधीर प्रसाद वर्मा। इन्हें अशोक चक्र, साथ ही साथ झारखंड के वीरता पुरस्कार अशोक चक्र, वही रिपीट हो गया प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि दो अलग अलग एग्जाम में, एक तो मेंस में देन आफ्टर एक PT में ये प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न है, दीपिका कुमारी को किस वर्ष में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दीपिका कुमारी को वर्ष 2012 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब? 2012 ईस्वी में अर्जुन पुरस्कार दीपिका कुमारी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
और 2016 ईस्वी में बात करते हैं तो 2016 ईस्वी में दीपिका कुमारी को ही पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। झारखंड से किस महिला तीरंदाजी को 2012 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया? वही दूसरे टाइप में ये प्रश्न पूछ लिया गया। देखिए, ये भी एक बार पीटी में पूछा गया तो एक बार मेंस में पूछा गया। नेक्स्ट प्रश्न है, सन 2016 में किस खिलाड़ी को पद्मश्री? देखिए, 2016 में पद्मश्री से दीपिका कुमारी को, और 12 में अर्जुन पुरस्कार, 16 में पद्मश्री पुरस्कार किन्हें? दीपिका कुमारी को। भारत सरकार ने दीपिका कुमारी को नागरिक सम्मान पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? तो कब सम्मानित किए गए थे पद्मश्री से? 2016 में। पद्मश्री 2016, अर्जुन पुरस्कार 2012। शैलेश कुमार बंदोपाध्याय को किस क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो शैलेश कुमार बंदोपाध्याय ये चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए इन्हें ये सम्मानित किया गया है। शैलेश कुमार बंदोपाध्याय को चिकित्सा और सार्वजनिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु 2010 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड से एक व्यक्तित्व है जिसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है तो वो व्यक्ति कौन है? शैलेश कुमार बंदोपाध्याय। 2010 ईस्वी में इन्हें सम्मानित किया गया। झारखंड के शैलेश कुमार बंदोपाध्याय को 2010 में, महेंद्र सिंह धोनी को 2018 में क्या चीज? पद्म भूषण। महेंद्र सिंह धोनी को 2018 में, और 2009 में बात करते हैं महेंद्र सिंह धोनी को पद्मश्री से। बेसिकली यहाँ पे अभी हम लोग बात कर रहे हैं शैलेश कुमार बंदोपाध्याय को पद्म भूषण 2010 में, महेंद्र सिंह धोनी को 2018 में तथा कड़िया मुंडा को 2019 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पद्मश्री की बात करते हैं दीपिका कुमारी को 2016 में, प्रेमलता अग्रवाल 2013 में, अशोक भगत 2015 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए हैं? तो इसमें यदि हम लोग बात करते हैं महेंद्र सिंह धोनी को पद्मश्री से 2009 ईस्वी में किया गया है। प्रेमलता अग्रवाल को भी पद्मश्री से 2013 ईस्वी में सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं यदि हम लोग रामदयाल मुंडा, तो इन्हें भी शायद 2010 ईस्वी में इनको भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया। बट बात करते हैं शैलेश कुमार बंदोपाध्याय को, तो इनको पद्मश्री से अवार्ड नहीं सम्मानित किया गया, बल्कि इनको पद्म भूषण से 2010 ईस्वी में इन्हें सम्मानित किया गया है। शैलेश कुमार बंदोपाध्याय 2010 में पद्म भूषण से, 2018 में महेंद्र सिंह धोनी को पद्म भूषण से, कड़िया मुंडा को 2019 में पद्म भूषण से, लॉरेंस नायक अल्बर्ट एक्का को खाली स्थान से सम्मानित किया गया है। लॉरेंस कुमार एक्का को खाली स्थान से सम्मानित किया गया है, लॉरेंस एक्का को। तो परमवीर चक्र से कब? 1972 ईस्वी में। व्याख्या यदि हम लोग देखते हैं तो व्याख्या देख पा रहे होंगे, भारतीय थल सेना के ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के लॉरेंस नायक अल्बर्ट एक्का 1971 में जो भारत पाक युद्ध हुआ था उसमें शहीद हुए थे। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र अलंकृत किया गया है, और ये झारखंड के एकमात्र इस प्रकार के पहले व्यक्ति हैं। अल्बर्ट एक्का परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले झारखंड के एकमात्र सैनिक है। उल्लेखनीय है कि परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के एकमात्र सिपाही कौन था? मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है, तो वे कौन थे? तो वो हमारे अल्बर्ट एक्का जी थे। नाउ नेक्स्ट प्रश्न यदि बात करते हैं तो अगला प्रश्न है, झारखंड में प्रथम परमवीर चक्र। देखिए, इसी से जुड़ा हुआ कितने बार अलग अलग टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। सो झारखंड में परमवीर चक्र की उपाधि से गौरवान्वित किया गया है, तो वो किस व्यक्ति को? अल्बर्ट एक्का को। कब? 1972 ईस्वी में, और शहीद हो गए थे भारत पाक युद्ध 1971 ईस्वी में। अल्बर्ट एक्का को मरणोपरांत किस गैलेंट्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किस गैलेंट्री पुरस्कार से? परमवीर चक्र से। और रणधीर प्रसाद वर्मा को अशोक चक्र से। झारखंड राज्य में जीवन भर की उपलब्धि के लिए दिए गए पुरस्कार का नाम है। इस प्रकार ये पुरस्कार याद रखिएगा
कि झारखंड में जीवन भर की उपलब्धि के लिए दिए गए पुरस्कार का क्या नाम है? तो अल्बर्ट एक्का पुरस्कार, इन्हीं के नाम पर ये पुरस्कार दिया जाता है, जो कि झारखंड में जीवन भर उपलब्धि के लिए दिया जाता है। नाउ नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में खालिस्तान पुरस्कार आजीवन उपलब्धि हेतु प्रदान किया जाता है, इसके नाम पर, ये अल्बर्ट एक्का पुरस्कार के नाम पर। नाउ नेक्स्ट प्रश्न है, 2015 में विश्व बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए झारखंड राज्य को देश में कौन सा स्थान पर रखा था? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कब? 2015 ईस्वी में तीसरा स्थान पर रखा था। और ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दैट मीन्स मनी, तो मनी ये जारी कौन करता है? विश्व बैंक के द्वारा ये जारी किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए निम्न में से किस पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? अशोक भगत को। किसको? अशोक भगत को। इसकी यदि हम लोग व्याख्या देखते हैं तो देखिए, सामाजिक संगठन विकास भारती के सचिव हैं अशोक भगत। किसके सचिव हैं? विकास भारती के ये सचिव भी हैं। इस बात करते हैं हम लोग विकास भारती गुमला जिले के, विकास भारती ये कहाँ के रहने वाले? ये गुमला जिले के बिशुनपुर में स्थापित है। सामाजिक कार्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2015 ईस्वी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। कब? 2015 ईस्वी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। किस क्षेत्र में श्री अशोक भगत ने 2015 में पद्मश्री का पुरस्कार जीता था? तो सामाजिक कार्य के लिए इन्हें 2015 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस कार्य के लिए? सामाजिक कार्य के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, 2012 में झारखंड रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। झारखंड रत्न पुरस्कार से कब? 2012 ईस्वी में। तो किन्हें ये सम्मानित किया गया है? मुकुंद नायक जी को। किन्हें? मुकुंद नायक जी को। कब? 2012 ईस्वी में झारखंड रत्न पुरस्कार। साथ ही साथ इन्हें मुकुंद नायक को 2017 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है कला के क्षेत्र में। राज्य द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? झारखंड राज्य द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार। झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार ये झारखंड का, ये बात करते हैं सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि कूट में दिया हुआ है, झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो इसमें यदि हम लोग बात करते हैं तो गोल्डन फलक साथ ही साथ एक दीक्ष में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द्वितीय और तीसरे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार में गोल्डन फलक और एक दीक्ष शामिल है। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने खालिस्तान के क्षेत्र में राज्य को गर्वित किया है। खेल के क्षेत्र में। नाउ नेक्स्ट प्रश्न है, व्याख्या देखते हैं। तो ये बिरसा जो मुंडा पुरस्कार है ये प्रत्येक वर्ष 6 खिलाड़ियों को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, 2013 को भारत सरकार ने पर्वतारोहण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धि के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया है। तो उस प्रकार अभी झारखंड में बात करते हैं पर्वतारोही कौन है? तो प्रेमलता अग्रवाल। कब सम्मानित किया गया? 2013 ईस्वी को। किस पुरस्कार से? तो पद्मश्री पुरस्कार से। जयपाल सिंह पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? जयपाल सिंह पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो जयपाल सिंह पुरस्कार, क्योंकि ये बात करते हैं कैप्टन होने के नाते जयपाल सिंह मुंडा जो हॉकी एम्स्टर्डम 1928 में पहला स्वर्ण पदक जीतने का ये गौरव प्राप्त हुआ है, उसके कप्तान जयपाल सिंह मुंडा थे। तो वो कप्तान थे, इस कारण से इसके नाम पर ही कोच और प्रशिक्षक का पुरस्कार दिया जाता है। तो इससे आप लोग याद रखिएगा रिलेट करके। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि आप लोग को यहाँ पे मैच द फॉलोइंग के नाम से दिया गया है। तो इसमें यदि हम लोग बात करते हैं
अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? बेसिकली ये खेल क्षेत्र के लिए दिया जाता है। पद्मश्री पुरस्कार बात करते हैं, ये किसी भी क्षेत्र, इसका कोई भी क्षेत्र है जो कि वह डिसाइड नहीं है कि इसी क्षेत्र के लिए दिया जाता है, ये सभी क्षेत्र के लिए, जनरल क्षेत्र के लिए ये दिया जाता है। अशोक चक्र की बात करते हैं तो अशोक चक्र आप लोग का किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये गैलेट्री क्षेत्र में, बचा बाल साहित्य, ये साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार देखिए खेल के क्षेत्र में, पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में, अशोक गैलेट्री, बाल साहित्य ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। निम्न में से किसके नाम पर पुरस्कार दिया जाता है? निम्न में से किसके नाम पर पुरस्कार दिया जाता है? तो इस प्रकार बात करते हैं, अल्बर्ट एक्का के नाम पर भी दिया जाता है, जयपाल सिंह के नाम पर भी दिया जाता है, बिरसा मुंडा के नाम पर भी दिया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए नहीं, किसके नाम पर पुरस्कार नहीं दिया जाता है, तो ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। तो इसमें हम लोग बात करते हैं जयपाल सिंह, ये तो प्रशिक्षक के लिए दिया ही जाता है, अल्बर्ट एक्का ये भी दिया जाता है, बिरसा मुंडा के नाम पर भी दिया जाता है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से कम उम्र के प्राप्तकर्ताओं को सम्मानित किया जाता है। कितने वर्ष के कम व्यक्ति को ये पुरस्कार प्राप्त किया जाता है? तो उम्र की व्याख्या की गई है 35 साल से कम, 35 साल से कम। अगला प्रश्न है, पुरस्कार की श्रेणी में अस्थायी खनिज विकास विभाजन किसमें आता है? पुरस्कार की श्रेणी में अस्थायी खनिज विकास विभाजन किसमें आता है? तो ये किसमें आता है? राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार में आता है। ये थोड़ा आप लोगों को बोरिंग लग सकता है इधर के प्रश्न, बट कुछ नहीं, इसके बाद आने वाला प्रश्न आप लोग का बहुत ही अच्छा प्रश्न आने वाला है। तो इस सेशन को बस यहाँ पे कुछ 5-10 मिनट, ये थोड़ा बोरिंग सेक्शन लग सकता है बिकॉज यहाँ पे वर्ड बेस पर ये प्रश्न पूछे गए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग आंसर को ही और व्याख्या को ही जिक्र करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अशोक चक्र झारखंड सरकार द्वारा बहादुरी के लिए दिया गया एक पुरस्कार है, ये इसमें ये गलत है। बाकी बात जो भी इसके अलावा है, तो ये अशोक चक्र है, ये क्या झारखंड सरकार देती है? नहीं, अशोक चक्र तो भारत सरकार के द्वारा दी जाती है। तो यही इसमें गलत चीज़ छांटना था आप लोगों को। 2011 में कृषि कर्मण पुरस्कार झारखंड राज्य की सर्वोच्च उत्पादन के लिए दिया गया था। किसके उत्पादन के लिए? दलहन उत्पादन के लिए। कब? 2011 ईस्वी में। कौन सा पुरस्कार? कृषि कर्मण पुरस्कार झारखंड को मिला था, किसके उत्पादन के लिए? दलहन के उत्पादन के लिए ये दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विचार करें भाषा और साहित्य में कि उत्कृष्ट काम करने के लिए। तो इसमें यदि हम लोग बात करते हैं, ये उपरोक्त सभी हो जाएगा, तो इस चीज़ को आप लोग एक बार रीड कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं, वर्ष 2015 में शिक्षा के लिए झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार किसने जीता था? निशा चौधरी ने। कब? 2015 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, झारखंड के निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता नहीं है? तो इसमें पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता नहीं है। ऑप्शन सी की बात करते हैं मनीष कुमार, तो ये हमारे पद्मश्री से सम्मानित नहीं है। इसके अलावा यदि हम लोग बात करते हैं परशुराम मिश्रा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। कब? 2000 ईस्वी में। और विज्ञान और अभियांत्रिक क्षेत्र में रामदयाल मुंडा को 2010 में, कला के क्षेत्र में अशोक भगत को 2015 में सामाजिक कार्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, सन 2016 में झारखंड विधानसभा के द्वारा किस विधायक को उत्कृष्ट विधायक के रूप में सम्मानित किया गया? कब? 2016 ईस्वी में। तो 2016 ईस्वी में स्टीफन मरांडी। रिसेंट में भी बात करते हैं 2022 ईस्वी में, 2023 का तो घोषित नहीं हुआ है, बट 2022 ईस्वी में विनोद सिंह। देखिए ये 2016 के एग्जामिनेशन है और 2016 का पूछा गया, तो अभी रिसेंट 2023 में एग्जामिनेशन हम लोग देने वाले हैं, तो 2022 पूछा जा सकता है। तो वो कौन है? विनोद सिंह, जो कि भापका
माले पार्टी से बिलोंग करते हैं। भाकपा माले बगोदर साइड की ये है। विनोद सिंह माले पार्टी से ये संबंध रखते हैं। इसका व्याख्या देखते हैं। स्टीफेन मरांडी को 2016 में झारखंड विधानसभा द्वारा बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया गया है। स्टीफेन मरांडी को झारखंड विधानसभा में प्रथम प्रतिपक्ष का नेता बनने का भी गौरव प्राप्त है। अगला प्रश्न है 2016 में ये 43 सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार किसने जीता था? तो सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार कब? 2016 ईस्वी में। ये किसके द्वारा जीता गया है? ये भी स्टीफेन मरांडी के द्वारा ही ये जीता गया है। नाउ नेक्स्ट प्रश्न है 2016 का। देखिए एक ही 2 एग्जामिनेशन में पूछ दिया गया है। अगला प्रश्न है कि 2015 में झारखंड राज्य विधानसभा में 15वें स्थापना दिवस के अवसर पर द्रौपदी मुर्मू से किसने बेहतर विधायक के लिए प्रतिष्ठित बिरसा मुंडा पुरस्कार प्राप्त किया? तो वो कौन विधायक थे? प्रदीप यादव। इस प्रकार यहाँ पे ये जो डाटा है कंप्लीट, ये डाटा देख सकते हैं। ये 2001 से लेकर के अब तक 2001 से लेकर के पूरा 2022 तक जितने भी दिया गया है विधायक, उत्कृष्ट विधायक, उसका यहाँ पे लिस्ट दिया गया है। तो मेनली हम लोग को अभी 2022 का याद रखना है, जो कि है विनोद सिंह माले पार्टी से संबंधित रखते हैं। 2022 का मेनली याद रखना है। अगला प्रश्न 45 2015 में गणतंत्र दिवस के समारोह में जिसे झांकी को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था वह कौन सा झांकी था? तो वो झांकी थी मालूटी मंदिर। और आप लोग को याद होगा कि मंदिरों का गांव मालूटी गांव को ही कहा जाता है मंदिरों का गांव। कहाँ पे स्थित है? दुमका में। दुमका स्थापना 1855, मसानजोर कनाडा बांध 1955। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ष केंद्रीय रक्षा मंत्रालय विभिन्न श्रेणियों में गणतंत्र दिवस परेड पुरस्कार की घोषणा करता है। 2015 में राज्य की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी के तहत दूसरा पुरस्कार झारखंड की झांकी को दिया गया, जिसमें मलूटी मंदिर को दर्शाया गया था। मलूटी मंदिर झारखंड के दुमका जिले में स्थित 72 मंदिरों का ये संग्रह है। कितने? 72 मंदिरों का यह एक समूह है। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण 17वीं और 19वीं शताब्दी के आसपास बाज बसंत वंश के राजाओं द्वारा किया गया। तो बेसिकली ये 72 जो डाटा है 72 मंदिरों का समूह है। वही चीज़ आप लोग याद रखिएगा, यहीं से आप लोग के फैक्चुअल प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रश्न है बस और कुछ है 56 प्रश्न तक हम लोग, यानी कि और 10 प्रश्न है जो कि इस प्रकार वर्ड बेस है। आप लोग कॉन्फिडेंस बनाए रखिएगा। इसके बाद आपको लोगों का बहुत ही अच्छा चैप्टर जो आने वाला है वो चैप्टर है आप लोग का, और वो अंतिम चैप्टर है। तो मैं ज़्यादा देर आप लोग को रोक के नहीं रखूँगा। आप लोग बस बने रहिए और यकीन मानिए किसी भी तरह कष्ट हो या कुछ भी हो, निरंतर एक बार इस झारखंड परीक्षा योद्धा बुक को देख लीजिए। झारखंड से जो भी 50-40 प्रश्न है उसके रिगार्डिंग आप लोग का एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, और जो थ्योरी सेक्शन है उसका पढ़ने का नज़रिया चेंज हो जाएगा कि किस सेक्शन से हम लोग को ज़्यादा प्रश्न पुटअप किए जाते हैं, किस सेक्शन में ज़्यादा ध्यान देना है। सो प्रश्न है झारखंड की किस शख्सियत को वर्ष 2010 में कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री 2010 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो रामदयाल मुंडा को। किनको? रामदयाल मुंडा को। देखिए पद्मश्री, पद्म भूषण, इससे जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये याद रख लीजिएगा आप लोग को कब किसको पद्मश्री, पद्म भूषण कब दिया गया है। सो हम लोग एक 2021 में बहुत ही प्रसिद्ध महिला को दिया गया है, छुटनी देवी, छुटनी महतो का नाम सुने होंगे, तो उनको 2022 में दिया गया छुटनी महतो को। किसके लिए? तो डायन प्रथा का सुने होंगे, तो उसी का ये मेन लीड नेतृत्व करती थी छुटनी देवी को। इससे प्रश्न पूछा जा सकता है कब? 2021 ईस्वी में। उसी प्रकार आप लोग 2022 में भी एक व्यक्ति को दिया गया है और 2023 में भी दिया गया है, तो इन दोनों व्यक्तियों का आप लोग नाम याद रख लीजिएगा। 2022 में बात करते हैं
तो 2021, 22, 23 तीनों को याद रखिएगा। एक प्रश्न आप लोग का यहाँ से कन्फर्म है करंट अफेयर्स के क्षेत्र में कि 2021 में छुटनी देवी को डायन प्रथा के क्षेत्र में दिया गया पद्मश्री। 2022 में नागपुरी भाषा के लिए दिया गया किनको, गिरधारी राम गोंझू को नागपुरी क्षेत्र के लिए, नागपुरी भाषा के लिए 2022 में पद्मश्री। 2023 में हो भाषा के लिए किनको दिया गया है, जानुम सिसोय को। 2023 जानुम सिसोय, 2022 गिरधारी राम गोंझू, 2021 छुटनी देवी। इस तीनों से एक प्रश्न आप लोग का कन्फर्म है। और जो 2022 का विधायक उत्कृष्ट पुरस्कार, वो भी एक प्रश्न आप लोग का कन्फर्म है। मैं ये नहीं कहता कि सभी शिफ्ट में आएगा, किसी न किसी शिफ्ट में आ ही जाएगा। और यदि आप लोग का किस्मत होगा तो वो आप ही के शिफ्ट में आ जाएगा, क्योंकि आप लोग याद कर चुके हैं, तो इस कारण से आप लोग को ज़रा सा कोई दिक्कत नहीं लिया जा सकता। तो यही जो प्रीवियस ईयर, वही हम लोग का रोल मॉडल है कि प्रश्न कहाँ से, ये हम लोग का दर्पण है, छवि है, जेरोक्स बताता है कि हम यहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। इस सेक्शन को आप लोग पढ़ के जाइए। इस चीज़ से, इस क्लास से हम लोग को यही सीख लेना है कि इस सेक्शन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सो इस सेक्शन को हम लोग को एग्जामिनेशन से पहले देखना ही है। रामदयाल मुंडा को कब दिया गया था, तो इनको 2010 ईस्वी में दिया गया। ये देख सकते हैं, ये इसका कंप्लीट यहाँ पे व्याख्या दिया गया है। तो ये व्याख्या थोड़ा आप लोग पढ़ लीजिएगा। नहीं, मैं यहाँ पे आप लोग को रीड ही करवा देता हूँ, क्योंकि ये वर्ड बेस है, आप लोग को ऑलरेडी बोरिंग लग रहा है, तो आप लोग पढ़ नहीं सकते हैं, रीड नहीं कर सकते, ये मुझे मालूम है, बिकॉज इन सब फेज से मैं भी हूँ। तो मैं चलिए एक बार इसको रीड कर देता हूँ। रामदयाल मुंडा एक प्रमुख बौद्धिक और सांस्कृतिक व्यक्ति थे। आदिवासी अधिकारियों के लिए रांची, पटना, दिल्ली से लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक उन्होंने आवाज़ उठाई थी। ये तो कोई काम का चीज़ नहीं है, काम की चीज़ पर हम लोग डायरेक्ट फोकस करते हैं। 2007 में एक यहाँ काम की चीज़ है, रामदयाल मुंडा पद्मश्री याद रखिएगा 2010 ईस्वी में, और 2007 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी, ये चीज़ हम लोग को याद रखना है, संगीत नाटक अकादमी का सम्मान मिला। रामदयाल मुंडा की बात करते 2010 ईस्वी में जब पद्मश्री सम्मानित किया गया, उस समय ये राज्यसभा के सदस्य भी थे, और 2007 ईस्वी में इनको संगीत नाटक अकादमी से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के किस प्रख्यात व्यक्ति को अप्रैल 2015 में फ्रांस के सर्वोच्चतम सिविलियन पुरस्कार ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया वो व्यक्ति थे यशवंत सिन्हा। किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? यशवंत सिन्हा व्यक्ति को। तो ये देखिए व्याख्या, इनको देख सकते हैं व्याख्या की आप। 2015 में इन्हें फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक, ये सर्वोच्च नागरिक कहाँ था? फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक था, ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ये इनको सम्मानित किया गया है यशवंत सिन्हा जी को। और 2022 के ये राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार भी रहे थे। हजारीबाग के पूर्व सांसद व भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी एवं राजनीतिक यशवंत सिन्हा। ये उससे वैसा कुछ नहीं है व्याख्या, ये सिर्फ हम लोग का इम्पोर्टेंट सेक्शन वही है 2015 में, याद रखिएगा वो कौन से हैं। तो यशवंत सिन्हा को कौन सा पुरस्कार? फ्रांस का ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मानित किया गया है। प्रश्न है, 2018 के सर्वोच्च सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड को भारत में खाली स्थान मिला है स्वच्छ सर्वेक्षण के स्थान पर किस स्थान प्राप्त हुआ है? प्रथम स्थान। ये आप देखिएगा, प्रथम स्थान यानी प्राप्त हुआ है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड, अगला प्रश्न है, झारखंड मूल के किस आईपीएस अधिकारी को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार 2015 से सम्मानित किया गया है? तो ये किसे सम्मानित किया गया है? सुवेंद्र कुमार भगत को। नाउ नेक्स्ट प्रश्न है, प्रियंका चोपड़ा का जन्म झारखंड के जमशेदपुर में हुआ था, ये बात तो सही है। उन्होंने किस वर्ष इंडिया और मिस वर्ल्ड सौंदर्य स्पर्धा का अवार्ड जीता?
2004 ईस्वी में, 2004 ईस्वी में जीता गया। ना नेक्स्ट प्रश्न है, वे कौन पद्मश्री पुरस्कार विजेता हैं जिन्होंने अपने व्यापक वृक्षारोपण और जल संरक्षण प्रयासों से झारखंड के हजारों लोगों का जीवन बदल दिया और उन्हें झारखंड का जल पुरुष, झारखंड का वाटरमैन ऑफ झारखंड के नाम से वो जाने जाते हैं। तो वह व्यक्ति हमारे सिमोन उरांव। कौन व्यक्ति है? सिमोन उरांव। और इन्हें भी पद्मश्री पुरस्कार 2016 ईस्वी से भी सम्मानित किया जा चुका है। 2016 में बात करती दीपिका कुमारी और सिमोन उरांव दोनों को 2016 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित। दीपिका कुमारी को 2012 ईस्वी में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। वही देखिए पानी बाबा वाटरमैन ऑफ झारखंड के नाम से जाने जाते हैं कौन? सिमोन उरांव। पद्मश्री से 2016 ईस्वी में वही प्रश्न यहाँ पे पूछ लिया गया है, किस वर्ष पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सिमोन उरांव को 2016 ईस्वी में। 16 में निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री पुरस्कार किया गया है? देखिए वही प्रश्न है सिमोन उरांव को। नेक्स्ट प्रश्न यदि हम लोग बात करते हैं, ये अगला प्रश्न है, झारखंड के किस कवि ने हिंदी में सर्वश्रेष्ठ कविता के लिए 2011 में प्रतिष्ठित भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार जीता था? अनुज लुगुन। कौन जीते थे? अनुज लुगुन। नाउ नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे आप व्याख्या देख सकते हैं। तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2019 से भी इन्हें सम्मानित का जो किन्हें हाल ही में वर्ष 2019 के लिए लॉरेंस स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड प्राप्त हुआ था। ये एक्साइज कांस्टेबल 19 का एग्जामिनेशन में पूछा गया है। एक झारखंड में स्थित एनजीओ युवा को ये सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड को स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के लिए सबसे स्वच्छ राज्यों में कौन सा दर्जा प्राप्त हुआ है? झारखंड को स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के लिए सबसे स्वच्छ राज्यों में से कौन सा दर्जा प्राप्त हुआ है? तो दूसरा स्थान। कौन सा स्थान? दूसरा स्थान। देखिए एक बार पूछा गया था कि 2018 में स्वच्छ सर्वेक्षण कौन सा स्थान, तो उस समय स्वच्छ सर्वेक्षण के तौर पर प्रथम स्थान, और वही 2019 में बात करते हैं तो 2019 में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये आप लोग जो करेंट का ये डाटा देख लीजिएगा 2022 है, 21, 22, 23 का इसका आप लोग करेंट डाटा देख लीजिएगा। अब आप लगा टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये टॉपिक है पुस्तकें एवं रचनाकार। तो इस सेक्शन को छोड़ते हैं, स्किप करते हैं। इसका आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज इसका मैंने अभी तक स्टडी नहीं किया है, जिस कारण से मैं आप लोग को यहाँ पे देखिए ये कंप्लीट इसका व्याख्या बहुत ही बड़ा है। तो यहाँ पे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है उस चीज़ को सबसे पहले मैं हाईलाइट कर लूँगा, देन आपके सामने वो इसका वीडियो लेक्चर आएगा। तो अगला सेक्शन हम लोग अभी देखने वाले हैं जो कि है मंदिर। कौन सा सेक्शन है? मंदिर। अब मंदिर से जुड़ा हुआ देखिए कितने सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। सो मंदिर में भी सबसे पहला हम लोग को मंदिर देखना है बैद्यनाथ मंदिर। बैद्यनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह कितना ज्योतिर्लिंगों में से एक है? तो बैद्यनाथ मंदिर बात करते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और 51 शक्तिपीठों में से यह एक है। बेसिकली इसका व्याख्या देखते हैं तो देवघर में स्थित यह बैद्यनाथ मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक यह माना जाता है। यहाँ पे इसके गर्भ में 22 मंदिर है। बैद्यनाथ में टोटल मंदिरों की संख्या 22 है। और जो मालूटी गांव, मंदिरों का गांव बोलते हैं मालूटी, वहाँ पे कितनी थी? वहाँ पे संख्या थी 72। देवघर में बैद्यनाथ मंदिर भारत के कितने में से शिव ज्योतिर्लिंगों में से, साथ ही कितने शक्तिपीठों में से? तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और 51 शक्तिपीठों में से एक है। तो वही देखिए यहाँ शक्तिपीठ और अस्थि से रिलेटेड कितने सारे प्रश्न पूछे गए। ये भी 51 शक्तिपीठ। भारत में एकमात्र जगह है जहाँ ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ है। वो कौन सा स्थान है? बैद्यनाथ मंदिर। पुराणों में बैद्यनाथ मंदिर को खालिस्तान के लिए उपयुक्त जगह माना जाता है, तो अंतिम संस्कार के लिए इसको यहाँ पे उपयुक्त स्थान माना जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न है, पुराणों के मुताबिक झारखंड का कौन सा मंदिर अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त जगह है? तो ये बैद्यनाथ मंदिर। देखिए इससे जुड़ा हुआ कितना सारा प्रश्न पूछा गया है। जो देवघर में इनमें से कौन सा ज्योतिर्लिंग मंदिर स्थित है? तो बैद्यनाथ मंदिर। देखिए बैद्यनाथ मंदिर से जुड़ा हुआ फैक्ट यदि हम लोग बात करते हैं तो टोटल 12 प्रश्न पूछे गए हैं सिर्फ बैद्यनाथ मंदिर से। तो ये हम लोग को यहाँ से एक टिप्स लेना है कि कोई भी थ्योरी सेक्शन पढ़ना है तो किस में ज़्यादा हम लोग को फोकस करना है और किस में हम लोग को कम फोकस करना है। बिकॉज हम लोग को पढ़ने के तो अभी महान नहीं बनना है। आप लोग एक पढ़ लीजिए, नौकरी ले लीजिए, देन आफ्टर आप महान बन जाइए। तो अभी हम लोग को पढ़ना उतना ही है जितना हम लोग को एग्ज़ाम में पूछा जाए। तो बैद्यनाथ मंदिर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 12 प्रश्न पूछा गया है। अभी हम लोग आगे देखेंगे। व्याख्या, देवघर का अर्थ देवों का घर यानी कि जहाँ देवता निवास करते हैं। देवघर के अन्य मंदिर बैद्यनाथ धाम, बाबा धाम आदि है। देवघर को हरित किवाना, केत कीवन भी कहा जाता है। तो देवघर को किस नाम से जाना जाता है? हरित किवानों के नाम से जाना जाता है, ये याद रखिएगा। स्थापित शिव, और हाँ एक है सावन महीने में यहाँ विश्व का, ये आप लोगों से पूछा जाता है क्योंकि ये विश्व का नंबर 1 में है। तो सावन महीने में यहाँ विश्व का सबसे बड़ा मानव मेला लगता है। विश्व का सबसे बड़ा सावन मेला कहाँ लगता है? ये भी बैद्यनाथ मंदिर देवघर में ही लगता है। निम्नलिखित स्थानों में से झारखंड में बाबा बैद्यनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो बाबा ये बैद्यनाथ मंदिर ये कहाँ अवस्थित है? ये देवघर में अवस्थित है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर देवघर में स्थित है। बैद्यनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है। नौलक्खा मंदिर, इसी को हम लोग युगल मंदिर के नाम से जानते हैं, ये भी देवघर में ही स्थित है। नौलक्खा मंदिर, युगल मंदिर देवघर में। तपोवन भी देवघर में। त्रिकुटांचल महादेव का मंदिर, ये भी त्रिकुट पहाड़ी देवघर में। तो इस प्रकार इतने सारे मंदिर हमारे देवघर में स्थित है। बैद्यनाथ का विशाल मंदिर झारखंड में कहाँ अवस्थित है? तो ये देवघर में अवस्थित है। नाउ नेक्स्ट प्रश्न है, बैद्यनाथ मंदिर। बैद्यनाथ मंदिर झारखंड के निम्नलिखित शहरों में से कहाँ अवस्थित है? तो ये भी हमारा देवघर में ही अवस्थित है। ये देख सकते हैं कि इस मंदिर को सावन का प्रसिद्ध मेला मनाया जाता है। तो ये कहाँ मनाया जाता है? ये बैद्यनाथ मंदिर में ये मनाया जाता है। बैद्यनाथ मंदिर में सावन का प्रसिद्ध मेला मनाया जाता है जो कि विश्व का ये नंबर 1 पे इस प्रकार से आता है। ये शिव भक्त बिहार के सुल्तानगंज से गंगा नदी के जल उठाकर 105 किलोमीटर तक दूरी पैदल देवघर में भगवान शिव यहाँ पे जल अपर अर्पित करते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रश्न है, शासक पुरनमल के द्वारा निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण करवाया गया है? तो जो हम लोग देवघर का बैद्यनाथ मंदिर पढ़ते हैं उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? गिद्धौर के 10वें राजा शासक पुरनमल के द्वारा इस मंदिर का है जो कि वह निर्माण किया गया है, निर्माण करवाया गया है। गिद्धौर के 10वें राजा पुरनमल के द्वारा ये देवघर बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया। देखिए यहाँ पे गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा पुरनमल ने 1596 ईस्वी में बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया है। ऊंचाई बात करते हैं तो 72 फीट, बिकॉज ये इम्पोर्टेंट मंदिर है तो इसका ऊंचाई याद कर लीजिएगा 72 फीट। तो देखिए टोटल 12 प्रश्न आप लोगों के इस सिर्फ एक बैद्यनाथ मंदिर से प्रश्न पूछा गया जो कि जेसीसी के अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछा गया है। छिन्नमस्तिके मंदिर से रिलेटेड 4 प्रश्न पूछे गए हैं। कहाँ पे अवस्थित है? तो बेसिकली ये रजरप्पा जो कि रामगढ़ में अवस्थित है। रजरप्पा रामगढ़ में ही अवस्थित है। छिन्नमस्तिके मंदिर की बात करते ये दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर अवस्थित है। यहाँ पे काली देवी की यहाँ पे जो भी है वो काली देवी की यहाँ पे मूर्ति है और भारत के प्रसिद्ध 51 शक्तिपीठों में से एक है। जिस प्रकार हम लोग बैद्यनाथ मंदिर को पढ़े 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, 51 शक्तिपीठों में से एक, ठीक उसी प्रकार ये जो रजरप्पा है ये भी 51 शक्तिपीठों में से एक है। प्रसिद्ध छिन्नमस्तिके देवी मंदिर किस जिले में अवस्थित है? तो जिला पूछा गया ना कि आप लोग को स्थान। स्थान पूछेगा तो रजरप्पा, जिला पूछेगा तो जिला में रामगढ़ जिला।
देखिए इसका व्याख्या। छिन्नमस्तिके मंदिर रामगढ़ जिले में स्थित है। यह मंदिर पूर्व में वनों से घिरे होने के कारण वन दुर्गा मंदिर, पूर्व में चूंकि आप लोग यहाँ पे विजिट किए होंगे, देखे होंगे, जंगल के बीचों बीच यह मंदिर है, इस कारण से इसे वन दुर्गा मंदिर के नाम से भी जाना जाता था। रामगढ़ जिला में स्थित अन्य प्रमुख मंदिर की बात करते हैं तो रामगढ़ जिला में अन्य प्रमुख मंदिर है कैथा मंदिर, माया टुंगरी पहाड़ी मंदिर, टाटी झरना, चैतन्य महाप्रभु चरण कमल। इस प्रकार रामगढ़ कैथा मंदिर, माया टुंगरी मंदिर, टाटी झरी और चैतन्य महाप्रभु का मंदिर ये रामगढ़ में स्थित है। छिन्नमस्तिके मंदिर किस नदी के किनारे है तो ये दामोदर भैरवी नदी के संगम के किनारे यह मंदिर है। दामोदर एवं भैरवी नदी के संगम पर स्थित छिन्नमस्तिके मंदिर कामाख्या मंदिर की शिल्पकला से प्रभावित है। कामाख्या मंदिर तो किससे ये प्रभावित है तो ये कामाख्या मंदिर के शिल्पकला से प्रभावित है। मंदिर के गर्भगृह में देवी के दाएं डाकिनी और बाएं शाकिनी विराजमान है तथा देवी के पैरों के नीचे रति कामदेव विराजमान है। और आप जब इसका मेन मंदिर रजरप्पा में जाइएगा तो वहाँ पे देखिएगा कि इसके गर्भगृह के देवी के दाईं ओर डाकिनी और बाईं ओर शाकिनी विराजमान है तथा देवी के पैरों के नीचे रति कामदेव विराजमान है, जो कामनाओं के दमन का प्रतीक है। इस मंदिर को रामगढ़ राजाओं का पर्याप्त संरक्षण मिला था। एक देखिए जोड़ा से संबंधित ये एक प्रश्न पूछा गया है कि बैद्यनाथ मंदिर देवघर तपोवन कहाँ पे, तपोवन ये हमारा, तो तपोवन ये देवघर में है। हल्दी घाटी का मंदिर, तो हल्दी घाटी का मंदिर चूँकि यहाँ पे इसीलिए इस प्रकार दिया गया बिकॉज यहाँ पे 2 सेक्शन हम लोग को गलत है। जगन्नाथ रांची तो ठीक है, बैद्यनाथ देवघर भी ठीक है, बट तपोवन का देवघर और हल्दी घाटी कोरहाम्बे ये कहाँ पे स्थित है तो हल्दी घाटी मंदिर ये लोहरदगा में, ये सही सुमेल है। सही सुमेल देख लीजिए, बैद्यनाथ मंदिर देवघर, हल्दी घाटी मंदिर लोहरदगा, तपोवन देवघर, जगन्नाथ मंदिर रांची। कुछ बुक में हल्दी घाटी कोरहाम्बे गुमला दिया होगा बट नहीं, वो लोहरदगा बेसिकली में स्थित है। उसका कुछ स्थान भले वो गुमला में होगा लेकिन ये जो मंदिर है ये मंदिर बेसिकली लोहरदगा में ही अवस्थित है। पारसनाथ का जैन मंदिर, यहाँ से भी काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं। झारखंड में किस प्रसिद्ध तीर्थ को समेत शिखर भी कहा जाता है, समेत शिखर इसी पारसनाथ हिल्स को। ऊंचाई बात करते हैं 1365, 4480, 1365 ये मीटर में है, 4480 आप लोग का फीट में है। समेत शिखर के गिरिडीह में जैन धर्म के लिए यह प्रसिद्ध है। समेत शिखर जी को कौन से रूप में भी जाना जाता है तो पारसनाथ पहाड़ी के रूप में भी जाना जाता है। ये झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। निम्नलिखित में से कौन से धर्म के लोग तीर्थयात्रियों के रूप में पारसनाथ पहाड़ी आते हैं तो कौन से धर्म के लोग आते हैं, जैन धर्म के लोग। शिखरजी जो गिरिडीह झारखंड में स्थित है किस धर्म का पवित्र स्थल है तो ये वही प्रश्न है, जैन धर्म के लिए यह प्रसिद्ध है। इसका व्याख्या यदि हम लोग देखते हैं, व्याख्या में देख पा रहे होंगे, गिरिडीह जिला स्थित शिखरजी समेत शिखरजी जैन धर्म का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकरों का मोक्ष प्राप्त हुआ है और 23वें जो जैन धर्म है पारसनाथ, उसी के नाम पर पारसनाथ पहाड़ी भी इसका नाम रख दिया गया है। पारसनाथ चोटी जो गिरिडीह झारखंड में स्थित है किस धर्म का पवित्र है तो जैन धर्म के लिए यह पवित्र है। वही प्रश्न देखिए किस प्रकार अलग अलग टाइप से ये प्रश्न पूछा गया है इसमें। गिरिडीह जिले के किस स्थान पर श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल है तो इस स्थल का नाम है मधुवन, जो गिरिडीह में है उसको मधुवन स्थान है। झारखंड के किस जिले में पारसनाथ जैन मंदिर है तो किस जिले में ये गिरिडीह जिले में हरिहर मंदिर से देखिए एक प्रश्न पूछा गया है इससे भी, तो हरिहर धाम मंदिर बगोदर झारखंड में किस जगह पर स्थित है तो ये भी गिरिडीह जिला में ही अवस्थित है। हरिहर धाम मंदिर बगोदर ये भी गिरिडीह जिला में ही अवस्थित है। इसका व्याख्या देख लेते हैं, कुछ नदी है इसमें दिया गया। व्याख्या यदि हम लोग बात करते देखिए, हरिहर धाम बगोदर गिरिडीह जिला में स्थित है।
हरिहर धाम मंदिर में 65 फीट ऊंची शिवलिंग स्थापित है। कितनी फीट? 65 फीट। और इसकी स्थापना 1987 ईस्वी में पंडित अमरनाथ मुखोपाध्याय के द्वारा। यहाँ पे लरगा नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? लरगा नदी। हरिहर धाम से लरगा नदी। झारखंड धाम मंदिर देखिए प्रश्न, झारखंड धाम मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये झारखंड धाम मंदिर गिरिडीह में अवस्थित है। झारखंड धाम मंदिर गिरिडीह में अवस्थित है। व्याख्या, झारखंड धाम जिसे झारखंडी धाम के नाम से भी जाना जाता है, गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड में स्थित है। यहाँ भगवान शिव का एक मंदिर है। इस मंदिर की विशेषता छत विहीन होती है कि यहाँ की मंदिर की विशेषता ये है, यहाँ की मंदिर छत नहीं है, छत विहीन है। मंदिर के बगल से झरगा नदी प्रवाहित होती है। जमुआ के अन्य प्रमुख स्थलों में सूर्य मंदिर, लंगटा बाबा समाधि शामिल है। लंगटा बाबा समाधि स्थल पर प्रत्येक वर्ष पुष महीने को सर्वधर्म चादर पोशी रूप है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड धाम राज्य किस जिले में स्थित है? देखिए एक SIPT में, फिर दूसरा शिफ्ट ही SIPT में पूछा गया। झारखंड धाम ये कहाँ पे स्थित है? तो ये हमारा गिरिडीह में अवस्थित है। सूर्य मंदिर, झारखंड राज्य के किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? सूर्य मंदिर ये बुंडू रांची में अवस्थित है। रांची जिले का गठन 1899, दुमका जिले का गठन 1855, हजारीबाग 1834, धनबाद 1956, पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम 1990। व्याख्या देखते हैं। सूर्य मंदिर रांची जिले में रांची टाटा मार्ग पर बुंडू में स्थित है। इस मंदिर को सूर्य के रथ की आकृति में बनाया गया है, जहां भगवान 7 घोड़े के रथ पर विराजमान है। इस मंदिर का निर्माण रांची की एक संस्था संस्कृति विहार द्वारा कराया गया है। इसके शिल्पकार, ये तो उतना बेसिकली नहीं है, हम लोग के लिए एक इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न पूछा गया है, पत्थर पर लिखी कविता। इस मंदिर की खूबसूरती के कारण इसे पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी गई है। एक प्रश्न पूछा गया है, किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता का रूप माना गया है? तो कौन सा मंदिर है? वो सूर्य मंदिर बुंडू रांची। आगे वो प्रश्न देखने को भी मिलेगा। झारखंड में सूर्य मंदिर कहाँ पे अवस्थित है? तो सूर्य मंदिर कहाँ पे? ये बुंडू रांची में। वो प्रश्न नहीं है, बट ये प्रैक्टिस सेट में, हाँ प्रैक्टिस सेट में ये देखने को मिलेगा कि पत्थर पर लिखी कविता किस मंदिर को ये संज्ञा दी गई है? तो बुंडू रांची सूर्य मंदिर को संज्ञा दी गई है। कांके रांची के बुढ़ैया मंदिर के निर्माण वर्ष समय लगा? कितना वर्ष का समय लगा था बुढ़ैया मंदिर का निर्माण में? तो 17 वर्ष का ये समय लगा था। व्याख्या देखते हैं। मदन मोहन बुढ़ैया में कौन सा मंदिर है? मदन मोहन बुढ़ैया रांची का शिलान्यास 1665 में नागवंशी राजा रघुनाथ शाह की उपस्थिति में लक्ष्मी नारायण तिवारी द्वारा वैशाख शुक्ल पक्ष 10वीं को किया गया था। इस मंदिर के शिल्पकार अनिरुद्ध मिस्त्री थे। तो बस और कुछ नहीं, बस हम लोग को ये अन्य मंदिर देख लेते हैं एक बार। पहाड़ी मंदिर ये रातूर और रांची में है। राम मंदिर ये भी वहीं है। देवड़ी मंदिर, सूर्य मंदिर, ये इतने सारे मंदिर रांची में। जगन्नाथ मंदिर से प्रश्न देखिए, रांची में जगन्नाथ मंदिर कब बनाया गया? तो ये SI दरोगा का प्रश्न है। तो रांची में जो जगन्नाथ मंदिर है उसकी स्थापना 1691 ईस्वी में की गई थी। ठाकुर एनीसा ने इसका निर्माण करवाया था। व्याख्या देख लेते हैं एक बार। धुरवा रांची स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 25 दिसंबर 1691 ईस्वी में ठाकुर एनीसा ने करवाया था। इस मंदिर में जगन्नाथ, सुभद्रा तथा बलराम की मूर्तियां प्रतिष्ठित है। किसके द्वारा? एनीसा। बेसिकली याद रखिएगा, एनीसा के द्वारा ये करवाया गया था। कब? 1691 ईस्वी में जगन्नाथ मंदिर। इस मंदिर का निर्माण पूरी उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर के पर ये कराया गया है। इसकी ऊंचाई बात करते हैं 100 फीट। ऊंचाई इसका कितना है? तो ऊंचाई इसका 100 फीट है। जो बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर देखे थे उसकी ऊंचाई कितनी है? उसकी ऊंचाई 72 फीट। और ये जो जगन्नाथ मंदिर है इसकी ऊंचाई 100 फीट है। मालूटी मंदिर से एक प्रश्न देखिए पूछा गया है, 2 प्रश्न इससे भी, कि 72 प्राचीन, देखिए मालूटी हम लोग जिक्र किए थे, वही प्रश्न पूछ लिया गया। झारखंड के 72 प्राचीन मंदिर में गांव मालूटी के किस वंश का संबंध है? यहाँ पे वंश से रिलेटेड पूछ लिया गया है।
तो इस प्रकार यदि हम लोग बात करते हैं यहाँ पे वंश से रिलेटेड, तो वो ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है, बिकॉज ये किस वंश से रिलेट करता है, तो गुप्त काशी के वंश से ये रिलेट करता है, जो कि यहाँ पे जो ये बात करते हैं तो राजा बाज बसंत राय के द्वारा करवाया गया था। और ये जिस वंश से संबंधित रखते हैं वो वंश यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया है। वो हम लोग चलिए एक बार इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। द्वारका नदी पूछेगा मालूटी मंदिर, तो द्वारका नदी के तट पर स्थित मालूटी को झारखंड का मंदिरों का गांव कहा जाता है। यह दुमका से 55 किलोमीटर दूर शिकारीपाड़ा में स्थित है। कहाँ? 55 किलोमीटर दूर शिकारीपाड़ा में स्थित है। प्रारंभ में यहाँ 108 मंदिरें थे। प्रारंभ में 108 मंदिरें थे, लेकिन वर्तमान में केवल 72 मंदिरें ही शेष रह गई। क्यों? क्योंकि वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, मंदिर बनाए गए थे, झारखंड सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है, वह धीरे धीरे ध्वस्त हो जा रहा है। इस कारण 108 से अभी 72 ही मंदिर वहाँ पे शेष बच चुके हैं। यहाँ के मुख्य मंदिर में माँ मोलिच्छा का है, जिसे राजा बाज बसंत राय के द्वारा बनवाया गया था। मालूटी को गुप्त काशी के नाम से भी जाना जाता है। तो मालूटी को किस नाम से जाना जाता है? गुप्त काशी के नाम से जाना जाता है। ये याद रखिएगा, 108 से 72 और गुप्त काशी के नाम से इसे जाना जाता है। और हम लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे इम्पोर्टेंट सेक्शन देख लेते हैं। तो मालूटी के मंदिर बाज बसंत राजवंशों, देखिए राजवंश कौन थे? बाज बसंत राजवंश, जो कि ऑप्शन में नहीं देखने को मिला। बाज बसंत राजवंशों के काल में यह मंदिर बनाया गया था। और अन्य प्रमुख दुमका जिले के अंतर्गत बात करते हैं तो बासुकी धाम, बाबा चुटोनाथ मंदिर, बाबा देवलीश्वर मंदिर, सोमेश्वर नाथ मंदिर और पांडेश्वर नाथ मंदिर, ये दुमका जिले में अवस्थित है। झारखंड के किस स्थान पर मालूटी मंदिर स्थित है? झारखंड के किस स्थान पर मालूटी मंदिर स्थित है? तो ये दुमका में ये अवस्थित है। माँ योगिनी शक्तिपीठ मंदिर, माँ योगिनी शक्तिपीठ किस देवी से जुड़ी हुई है? यह सती देवी से जुड़ी हुई है। माँ योगिनी शक्तिपीठ मंदिर जो है ये गोड्डा जिले में पत्थरगामा प्रखंड के बाराकोपा पहाड़ी, प्रश्न एक ये भी पूछा जाता है, बाराकोपा पहाड़ी कहाँ है? ये गोड्डा। माँ योगिनी शक्तिपीठ वहीं पे बाराकोपा पहाड़ी पे अवस्थित है। गोड्डा और गोड्डा जिले का गठन बात करते हैं तो गोड्डा जिले का गठन 1983 ईस्वी में गुगोलो साहब, गु से गुमला, गु से गुमला, गो से गोड्डा, ला से लातेहार, लो से लोहरदग्गा। जिले का नाम सुनिएगा एक बार, ट्रिक है गूगल साहब, गु से गुमला, गो से गोड्डा, लो से लोहरदग्गा, सा से साहेबगंज। इन सभी चारों जिलों का गठन 1983 ईस्वी में किया गया था। गुगोलो साहब 1983 ईस्वी, गुमला, गोड्डा, लोहरदग्गा, साहेबगंज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस मंदिर में माँ योगिनी की मूर्ति प्रतिष्ठापित है। मान्यता है कि यहाँ में माँ सती की दाहिनी जांघ गिरी थी, जिसका आकृति प्रस्तर अंश यहाँ स्थापित है। कामाख्या मंदिर की ही भांति यहाँ पिंड की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? पिंड की पूजा। अगला प्रश्न है, योगिनी शक्तिपीठ झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये बाराकोपा पहाड़ी गोड्डा जिले में अवस्थित है। योगिनी शक्तिपीठ गोड्डा जिले के किस गांव में अवस्थित है? पत्थरगामा प्रखंड में ये अवस्थित है। तो वैसा ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो पत्थरगामा प्रखंड याद रखिएगा। शक्ति मंदिर देखते हैं अब हम लोग। झारखंड स्थित किस मंदिर में हिमाचल के ज्वालजी मंदिर से लाकर अखंड ज्योति स्थापित करने की मान्यता है? तो वो मंदिर है शक्ति मंदिर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1997 में स्थापित शक्ति मंदिर धनबाद में स्थित है। शक्ति मंदिर धनबाद में अवस्थित है। यहाँ दुर्गा माँ की मूर्ति प्रतिष्ठापित यहाँ पे है। इस मंदिर में हिमाचल प्रदेश के ज्वाला जी मंदिर से लाकर
ज्वालाजी मंदिर हिमाचल प्रदेश से लाकर अखंड ज्योति स्थापित यहाँ पे की गई है। भूफोर मंदिर का भी सुने होंगे। भूफोर मंदिर हो गया, लिलोरी मंदिर हो गया, ये कहाँ पे है? ये सारे के सारे सब हमारे धनबाद में हैं। प्रश्न है, कौन सा मंदिर भूमि और धरती के लिए जनजातीय देवता को समर्पित है? तो ये कौन सा मंदिर है? कौन सा मंदिर भूमि और धरती के लिए जनजातीय देवता को समर्पित है? तो वो मंदिर है भूफोर मंदिर जो कि धनबाद में अवस्थित है। लिलोरी स्थान मंदिर किस देवी या देवता का समर्पित है? लिलोरी मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? लिलोरी काली, लिलोरी काली मंदिर के लिए यह समर्पित है। और अन्य प्रमुख मंदिर बात करते हैं धनबाद जिले के अंतर्गत, तो देख सकते हैं रामराज मंदिर, पार्वती मंदिर, कसाई नदी के तट पर है पांद्रा मंदिर, ये धनबाद में। अंजन धाम मंदिर से जुड़ा प्रश्न, झारखंड में कौन से स्थान को भगवान हनुमान का जन्म स्थान भी माना जाता है? तो अंजन धाम ये जो मंदिर है, इसी स्थान को भगवान हनुमान का जन्म स्थान भी माना गया है। ये गुमला जिले में है। गुमला जिले की बात करते हैं तो गुमला में और प्रसिद्ध मंदिर देख लेते हैं। हापा मुनि, महामाया, वासुदेव कोना, कपिलनाथ और देवकी मंदिर, ये गुमला जिले में अवस्थित है। अंजन धाम झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो ये गुमला में अवस्थित है। टांगीनाथ धाम से देख लीजिए, ये भी कहाँ पे? ये भी गुमला में है। टांगीनाथ केंद्र था पशुपत संप्रदाय का। किसका केंद्र था? ये जीपीसी का एग्जामिनेशन का देख सकते हैं, ये पशुपति संप्रदाय का ये केंद्र था। राम रेखा धाम, झारखंड के किस स्थान पर राम रेखा धाम, जो एक ऐसे स्थान के रूप में विख्यात है जहां प्रभु राम वनवास के दौरान 2 बार आए थे? तो राम रेखा मंदिर कहाँ पे है? ये सिमडेगा में। यहाँ पे ज्ञात है कि जो वनवास के समय राम यहाँ प्रभु 2 वर्ष यहाँ पे आए थे। वंशीधर मंदिर देख लेते हैं। नगर उटारी में स्थित बाबा वंशीधर मंदिर, सोने से बनी भगवान कृष्ण की मूर्ति का वजन कितना है? 1280 किलोग्राम। कितनी है? 1280 किलोग्राम। भुवनेश्वरी मंदिर से रिलेटेड, झारखंड के किस स्थान पर 500 फीट ऊंचा भुवनेश्वरी मंदिर स्थित है? भुवनेश्वरी मंदिर कहाँ पे स्थित है? ये हमारा जमशेदपुर में अवस्थित है। कहाँ पे? जमशेदपुर में। भुवनगिरी पहाड़ में स्थित है। भुवनगिरी पहाड़ में जमशेदपुर में ये अवस्थित है। अग्नि मंदिर देख लेते हैं। झारखंड का प्रसिद्ध पारसी अग्नि मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये भी हमारा जमशेदपुर में ही स्थित है। जुबली पार्क नाम सुने होंगे। जुबली पार्क के अंदर ये स्थित है। कौन सा मंदिर? अग्नि मंदिर। तो इस प्रकार अब हम लोग जो भी देखिए इसका मंदिर का सेक्शन इस प्रकार अब हम लोग सारे समाप्त कर चुके हैं। अगला सेक्शन अब हम लोग देखने वाले हैं, जो कि सेक्शन है किले एवं राजपथ। मेनली यदि हम लोग बात करते हैं किले एवं राजपथ से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे गए। यदि कोई ऐसा एग्जामिनेशन है जिसके शिफ्ट ज़्यादा है, जो ज़्यादा शिफ्ट में कंडक्ट करवाए जाते हैं, उन्हीं शिफ्ट में ये प्रश्न, जैसे कि दरोगा पीटी 2017 का, वो काफ़ी शिफ्ट में कराया गया था, जिस कारण से वहाँ से एक प्रश्न पुट अप किया गया था। यदि वैसे एग्जामिनेशन जेसीसी का बात करते हैं, जो कि वनडे एग्जामिनेशन है, तो उसमें इस टॉपिक से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। बिकॉज ये जब आप लोग देखिएगा तो ये आप लोग को अभी पता चल जाएगा कि यहाँ से पूछे जाएंगे या फिर नहीं पूछे जाएंगे। सो प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं आप, अलीनगर किला द्वारा बनवाया गया था। तो अलीनगर का किला ये मुजफ्फर खां के द्वारा बनाया गया था। व्याख्या देख सकते हैं, रोहिलो का किला, जिसे अलीनगर किला के नाम से भी जाना जाता है। रोहिलो का किला कोई अलीनगर किला के नाम से जाना जाता है। ये पलामू में अवस्थित है। तो अलीनगर जपला पलामू नाम सुनेंगे। सीमेंट कारखाना
1921 ईस्वी झारखंड का पहला सीमेंट कारखाना जपला पलामू 1921 ईस्वी में स्थापित किया गया था। तो इसको किसके द्वारा ये किया गया था? तो ये मुजफ्फर खां के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है शाहपुर का किला। शाहपुर का किला, और किला से ये भी नहीं पूछा जाता है किस जिला में अवस्थित है, पूछा जाता है किसके द्वारा बनाया गया। इस चीज़ को यहाँ पे देखिएगा, शाहपुर का किला ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो गोपाल राय के द्वारा ये शाहपुर का किला ये भी पलामू में ही अवस्थित है। पलामू किले का निर्माण किस वर्ष किया गया था? पलामू किले का निर्माण किस वर्ष किया गया था? 1619 एडी में पलामू किले का निर्माण किया गया था। नाउ नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस किले का निर्माण पूर्व मुगल शासक राजा मेदिनी राय के द्वारा किया गया था? मेदिनी राय के द्वारा किया गया था कौन सा किला? पलामू का किला। तो इस प्रकार ये प्रश्न हो गया। एक किला से एक प्रश्न पूछा गया है कि किस स्थापत्य निर्माण 1815 में एडवर्ड सेवन की स्मृति में कराया गया था? तो वो है भगवा कुआं। कहाँ पे? साहेबगंज जिला में। और ये देखिए किलों का यहाँ पे नाम दिया गया है, हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस प्रकार आज के जो हम लोग 4-5 टॉपिक किए, नेक्स्ट अब आप लोग को जो बाकी बचे के टॉपिक है उसका वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा।